वेलकम बैक चैंपियंस। हमारे यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 पे आपका फिर से स्वागत है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना, चैप्टर नंबर 12। आपका मंडे का एग्जाम है, ये वीडियो अभी आ जाएगी और जो चैप्टर नंबर 13 की है वो वीडियो सुबह आ जाएगी। बाकी के जो 11 चैप्टर थे उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it can attract or repel other body। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज में क्या क्या नेचर होता है? या तो सेम चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट, वो रिपल्स करते हैं, और डिफरेंट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज क्या होता है? जो अट्रैक्ट और क्या करें? रिपील करें ईच अदर को। देयर आर 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपील कर रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और ये डिफरेंट चार्ज हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्लियर? आगे है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में को समझने से पहले मैं 2 टर्म समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक करंट मींस हमने क्या पढ़ा था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक मींस स्टे या स्टडी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्टडी हैं, वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, रेस्ट में हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में क्या होता है? ये किस में होता है? ये जो कंडीशन होती है ये होती है इंसुलेटर में, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, जबकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं कंडक्टर में। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कंडक्टर में। कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक करंट, और इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब ट्रांसफर तो हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन वो फ्लो नहीं करेंगे, ट्रांसफर होके क्या हो जाएंगे? वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब हम 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक पे जिस पे ट्रांसफर होके गए हैं उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिससे ट्रांसफर होके गए हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसलिए तुमने कई एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे when a glass rod is rubbed with silk cloth then glass rod become positively और silk cloth become negative। अब क्या होगा? ग्लास रॉड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। क्या है? when a comb rubbed with our hair then it get attract small dust particles। तो उस पे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है कॉम्ब पे, इसलिए वो क्या करती है? स्मॉल डस्ट पार्टिकल को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। when a balloon rubbed with cloth then ये क्या होता है? दीवार से चिपक जाता है। क्यों? इस पे चार्ज आ जाता है, और दीवार पे क्या होता है? जो दीवार है, अर्थ है, सब पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और जो हमारा बलून होता है वो दीवार पे क्या हो जाता है? स्टक हो जाता है। क्रैकलिंग साउंड इन स्वेटर। स्वेटर में क्या होती है? मोटा होता है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो जब हम पहनने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो लेयर होती है आपस में रब करती है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनता है, और जब वो चार्ज एक लेयर से दूसरे लेयर पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है, तो हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है। वो किसकी वजह से? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस तरीके से जब हम 2 चीजों को रब करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है। यहाँ देखो, बलून पे पॉजिटिव आ गया है तो हैंड पे नेगेटिव आ गया है, अगर बलून पे नेगेटिव आ जाएगा तो हैंड पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेचर पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, किसी भी पे पॉजिटिव आ सकता है और किसी पे नेगेटिव आ सकता है। किस पे डिपेंड करता है? किसने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने इलेक्ट्रॉन लिए। जिसने लिए उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिसने दिए उस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग आपने 2 तरीके सुना है। आपने देखा होगा अर्थिंग घर पे लगाते हैं जब इलेक्ट्रिक सप्लाई को पूरा करते हैं। तो कैसे करते हैं? एक सप्लाई से क्या आ रही थी? इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, अब उसको फ्लो करवाने की डायरेक्शन फिक्स करनी है, तो किधर करवानी है? जहां पे फ्लो, पानी किधर से किधर फ्लो हो सकता है? जहां पे टैंक में स्टोर है वहां से, जहां पे पानी नहीं उधर। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो होता है? सर्किट हाउस होता है, वहां पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, और वहां से क्या होती है? हमारे घरों में ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर होने के लिए एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसे पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? कंप्लीट करने के लिए एक अर्थ वायर हमारे उस सर्किट से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तब जाके वो सर्किट क्या होता है? कंप्लीट होता है, और हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस करते हैं इसे सेफ्टी पर्पज से। सेफ्टी पर्पज से क्या मतलब है? दूसरा केस इसे यूज करते हैं सेफ्टी पर्पज से। क्या होता है? मान लो एक जगह पे बहुत सारी
जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कलेक्ट हो गई है, तो अब वो हमें क्या कर सकती है, डेंजर कर सकती है। तो उसको क्या करेंगे, उस एक्सेस कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और कहाँ करेंगे, इनटू द अर्थ। किसके थ्रू, एक वायर के थ्रू करेंगे, जिससे हम कहते हैं अर्थ वायर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अर्थिंग। कुछ इस तरीके की होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, वरना तो क्या करते हैं, एक सिंपल सा, ये मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई का स्विच था, यहाँ से क्या किया, एक वायर लिया और यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगा दी, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर अर्थ में चली जाएगी। इस तरीके से करते हैं। और अगर साइंटिफिक डायग्राम देखना है तो इस तरीके से, इसमें क्या है, मेटल की रॉड है, और मेटल की रॉड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसमें क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग जो बनने का फिनोमेना है वो आपको देखते होंगे, बारिश होती है, और अगर बारिश बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, मूसलाधार बारिश कहते हैं जिसे, वो हो रही है, तो आप देखते हो बहुत तेजी से आवाज आती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं, और बिजली चमकती है, इस कंडीशन को ही कहते हैं लाइटनिंग। अब ये होती कैसे है, हमारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स क्या है, एयर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन, और उनके बनने से क्या बना है, क्लाउड बना है, और क्लाउड में स्मॉल लाइट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, हैवी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, सम आइस क्यूब, सम डस्ट पार्टिकल, इन सबसे मिलकर क्या बना हुआ है, क्लाउड बना हुआ है। अब क्या होगा, क्लाउड मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर। अब क्लाउड एक ही नहीं है, बहुत सारी क्लाउड है, तो क्लाउड में क्या होगा, आपस में फ्रिक्शन होगा। अब जहां फ्रिक्शन होगा वहां क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और जहां हीट जनरेट होगी वहां क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए कुछ जो क्लाउड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, रिलीज करके ऊपर की लेयर पे चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या चार्ज आ जाएगा उन पे, पॉजिटिव चार्ज। और कुछ पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो क्लाउड होता है उसकी जो बॉटम सरफेस होता है उस पर तो नेगेटिव चार्ज, और जो टॉप सरफेस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होगा, हमारी अर्थ पे कौन सा चार्ज होता है, इन जनरल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो बॉटम सरफेस होता है उसका नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ मूव करेगा, तब जब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब वो एक हाई अमाउंट में मूव करेगा, ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही दो क्लाउड्स के बीच में, इस जो नीचे वाला क्लाउड है इसके टॉप सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऊपर वाला क्लाउड है उसके बॉटम सरफेस पे क्या नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, जो चार्ज का डिफरेंस है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तब क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इन लार्ज अमाउंट, उसे क्या, अंधेरी रात है, डार्क नाइट है, और उसमें क्या हो रहा है, तेज बारिश हो रही है, और हम देखते हैं कि बहुत तेजी से क्या हो रही है, बिजली चमक रही है। ठीक है, उसे कहते हैं लाइटनिंग। अब क्या होता है, जब ये लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है, और उस जनरेट हीट की वजह से क्या होता है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जैसे ही एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एयर क्या करती है, ऊपर जाती है, और तेजी से जाती है, एक्सपेंड करती है, और जब वो एक्सपेंड करती है तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है। ये जो क्लाउड है इसके टॉप सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसके बॉटम सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और अर्थ पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इधर आएंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी कोई क्लाउड होता है तो उसके बॉटम सरफेस पे क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। दूसरा क्या होता है, इस तरीके से लाइटनिंग का इफेक्ट हमें दिखाई देता है ड्यूरिंग द रेन। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। थंडरस्टॉर्म मैंने बता दिया था आपको। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि जो ये लाइटनिंग है, ये क्या है, हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब ये किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर गिर जाए उसे डैमेज कर देंगे, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो क्वांटिटी है इतनी है कि वो उसे झेल नहीं पाएगी, बियर नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, इस तरीके से हमारी बिल्डिंगों को बचाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बिल्डिंगों में मेटल रॉड लगा देते हैं। अब क्या होगा, इस पूरी बिल्डिंग पे लाइटनिंग ना पड़ के इस कंडक्टर वायर पे पड़ेगी। ये कंडक्टर वायर में क्या है, तो वो क्या करेगा, उस लाइटनिंग को इस पॉइंट के थ्रू अट्रैक्ट करके और इसे जमीन में ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगी, जो हमारी पूरी बिल्डिंग है वो सेफ रहेगी। ऐसा इसका केस होता है। ये भी मतलब ये अलग अलग तरीके की बना रखी है, लेकिन काम सबका यही है कि जो क्लाउड से क्या आ रही थी, ड्यूरिंग रेन लाइटनिंग आ रही थी, उसे बाई दिस मेटल रॉड ट्रांसफर टू द अर्थ, उसे इस मेटल रॉड के थ्रू कहां कर देना, अर्थ में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं
सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग कैसे हुई ये हमने पढ़ लिया। लाइटनिंग में से बिल्डिंगों को कैसे बचा सकते हैं भाई, लाइटनिंग कंडक्टर, ये हमने पढ़ लिया। अब लाइटनिंग के ड्यूरिंग अगर हम आउटसाइड है तो क्या हमें सेफ्टी मेजर रखने चाहिए, अगर हम इनसाइड हैं तो हमें क्या सेफ्टी मेजर रखने चाहिए। डू नॉट स्टैंड अंडर ट्रीज, क्या होता है, गीले होते हैं पेड़ और तुम्हें पता है गीली लकड़ी में करंट आ जाता है, तो पेड़ के नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, पोल से दूर रहना चाहिए। अबाउट ओपन फील्ड एंड वाटर बॉडीज, वाटर में क्या हो सकता है, करंट का गुड कंडक्टर होता है वाटर, तो उसमें भी करंट आ सकता है, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। और सिट इन क्राउचिंग पोजीशन, ऐसे घुटनों के बल बैठने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी का सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारा लाइटनिंग से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस तरीके से क्राउचिंग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास कहीं भी शेल्टर नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्राउचिंग पोजीशन में बैठ जाओ। व्हेन इनसाइड डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अवॉइड यूजिंग वायर टेलीफोन, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज एंड मेटल ऑब्जेक्ट बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक। एक जो हमने नेचुरल फिनोमेना पढ़ ली वो कौन सी थी, लाइटनिंग, दूसरी कौन सी है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे आता है, देखो हमारी जो अर्थ है इसमें कई सारी लेयर होती हैं, लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट में क्या होती है, बहुत सारी पीसेस से बनी होती है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है, कह सकें बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी होती है, जिन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, ये कंटिन्यूअसली क्या करती है, मूव करती हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, मान लो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से जा रही हैं। लेकिन कुछ सम रीजन्स में जहां पे जिन्हें हम कहते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया, वहां पे एक दूसरे के टूबर्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और क्या करती है, धीरे धीरे पास आती रहती है, पास आती रहती है, पास आती रहती है। ये इतनी स्लोली मूव करती हैं कि ये कह सकते हैं जितना एक ह्यूमन का जो नेल होता है 1 ईयर में ग्रो करता है ना, इतनी ये एक जगह एक 1 ईयर में इतनी डिस्टेंस कवर करती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे के पास आती हैं तो एक पॉइंट आता है कि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाती हैं। अब क्या होता है, इनका जो सरफेस होता है ये रफ होता है। अब ये इस पे आने के बाद एक दूसरे से स्लाइड नहीं कर पाती, तो क्या होती है, रफ होने की वजह से एक दूसरे से स्टक हो जाती है और धीरे धीरे एक दूसरे पे स्ट्रेस बढ़ाती रहती है। जब ये स्ट्रेस की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो एक दम से क्या होती है, सडनली ब्रेक डाउन हो जाती है। जब ये ब्रेक डाउन होती है ना, तो एक बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। जिस पॉइंट से वो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं फोकस सेंटर। और जो ये एनर्जी है ये सिस्मिक वेव के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है। और अर्थ के सरफेस पे जिस पॉइंट पे इस अर्थक्वेक का क्या आता है, इफेक्ट आता है, बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, सड़कें फट जाती हैं, ये सब कुछ होता है, उसे कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये जो पॉइंट है जहां पे ये जो प्लेट्स थी ब्रेक हुई और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, इसे कहते हैं फोकस सेंटर। और किसके फॉर्म में रिलीज हुई है एनर्जी, सिस्मिक वेव के फॉर्म में। और जहां पे ये डिस्ट्रक्टिव मंजर हुआ ये इस तरीके का, उसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं, एपी सेंटर, ठीक है। इसका डायग्राम आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक दूसरे के पास आती हैं और एक जब स्ट्रेच हो जाता है तो इस तरीके से ब्रेक हो जाती हैं और इस तरीके का मंजर हमारे सामने आता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव क्या है, जो अर्थक्वेक की एनर्जी ट्रेवल करती है, रिलीज होती है, वो किसके फॉर्म में होती है, सिस्मिक वेव के फॉर्म में रिलीज होती है। और कहां से रिलीज होती है, फोकस सेंटर से होती है। कहां पे डिस्ट्रॉय करती है, एपी सेंटर पे करती है। एपी सेंटर उस फोकस सेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर पॉइंट होता है अर्थ सरफेस पे। जो फोकस सेंटर होता है वो तो इनसाइड द अर्थ होता है और जो एपी सेंटर होता है वो अर्थ सरफेस पे होता है, जहां पे हमें ये मंजर देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। इसे कहते हैं फोकस सेंटर, एपी सेंटर। तो इसे कहते हैं हम एपी सेंटर, जहां पे इस तरीके की बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ। देखो दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ और इसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। मतलब दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बना के पूरे अर्थक्वेक को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो सिस्मोग्राफ है ये तो सिस्मिक वेव को, कि सिस्मिक वेव की जो इंटेंसिटी वो कितनी है, और ये बताता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितना तेज अर्थक्वेक आया है। जो 4 से 5 या 6 होता है ये तो मीडियम होता है, लेकिन इससे जब ज्यादा आता है
उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज का क्या मतलब है? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज का मतलब है इस जोन में जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो एक तरफ। अर्थक्वेक प्रोन एरिया का क्या मतलब है? इस जोन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, मतलब मूविंग टूवर्ड्स टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। इसलिए इस जगह पे क्या होता है, अर्थक्वेक आते रहते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली, हिमालयन बेल्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जितना भी जो पहाड़ों वाला इलाका है वहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस जोन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक के ड्यूरिंग हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? अगर हम इनसाइड द बिल्डिंग है तो क्या करना चाहिए? टेबल के अंदर क्या करना चाहिए? शेल्टर लेना चाहिए, विंडो से दूर रहना चाहिए और लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आउटसाइड द बिल्डिंग है तो क्या करना चाहिए? ओपन एरिया में खड़े हो जाओ, किसी पेड़ पोल के आसपास मत खड़े हो क्योंकि गिरने का चांसेज है। और स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। ठीक है, ओपन एरिया में खड़े हो जाओ। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रो कुछ भी नहीं है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनके चार्ज को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने बलून को किसी कपड़े क्लॉथ से रब किया, हमने कॉम्ब को बालों से रब किया, इस तरीके से कुछ भी करते हैं, एक ग्लास रॉड को सिलिकॉन के क्लॉथ से रब किया तो उनपे क्या आ जाता है? चार्ज। अब उस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके जाएंगे तो ये जो दो प्लेट होती है ना, ये जो लीफ होती है, मेटल लीफ, ये क्या करती है, या तो रिपल्स करके पास आ जाएंगी या फिर अटैक करके दूर चली जाएंगी। तो ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इसका डायग्राम आपकी बुक में था, वैसा ही मैंने बनाया है यहाँ पे। ठीक है।